तो बेसिक मैथ्स का ये वीडियो नंबर है हमारा 27। अभी हम पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 27 पे, और इससे पहले 26 वीडियोस जो हैं उसमें हमने काफ़ी सारे बेसिक मैथ के फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारे पास, एवरेज हो गया, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज की बात करी थी, और काफ़ी सारे बेसिक्स कवर हो चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और भी कई सारी चीज़ें। आज बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की। अच्छा, रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथ्स का। इसके बिना हमारे मतलब जो सवाल हैं, खास करके जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो मान लो फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो उनको फिजिक्स में रेशो और प्रोपोर्शन जो है लगभग वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। ठीक है, उसमें जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ग्राफ बनाने हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के, तो वो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बिना आपको समझ नहीं आते हैं। तो आज हम समझेंगे कंप्लीटली कि रेशो एंड प्रोपोर्शंस होते क्या है। ठीक है, क्या इनका बेसिक मीनिंग होता है। चलिए, पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई रेशो होता क्या है। रेशो क्या होता है? अ रेशो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़। भाई रेशो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। कंपेयर करने का क्या मतलब है? भाई कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, तो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करने के लिए रेशो को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 3:2 है, तो यहाँ पर हमें साफ समझ आता है कि जो बॉयज़ हैं क्लास में वो ज़्यादा हैं गर्ल्स से। ये ग्रेटर देन का साइन है। बॉयज़ जो हैं क्लास में माने वो गर्ल्स से ज़्यादा हैं। 3:2। देखो, बॉयज़ 3 दिया है, गर्ल्स 2 दिया है। इसका ये नहीं मतलब है कि 3 लड़के हैं 2 लड़की हैं। 3:2 में है। क्या पता बॉयज़ क्लास में 30 हों और गर्ल्स क्लास में 20 हो, तो ये भी 3:2 है। ठीक है, कोई और भी चीज़ हो सकती है। क्या पता क्लास में क्या हो सकता है कि जो बॉयज़ हैं वो आपके हो 60 और जो गर्ल्स हैं वो आपकी हों 40, तो ये भी 3:2 है। तो रेशो का मतलब है हमें उससे ये आइडिया लग जाता है, कंपैरिजन करना आ जाता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। अब उसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग हमारे पास फॉर्म होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा, फ्रैक्शन रेशो ही होता है। फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। अगर मैं किसी चीज़ को लिखता हूँ a/b, तो ये रेशो ही है, इसका मतलब होता है a/b। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? रेशो ही होता है। कॉलन फॉर्म मैंने डायरेक्टली रेशो के फॉर्म में लिख दिया a/b, तो वो तो है ही है। वर्ड फॉर्म की लैंग्वेज में कैसे लिखा होता है a/b, कि जब भी हमारे पास लिखा होगा a/b, तो इसका मतलब है a/b, या जिसका मतलब है a/b। जब भी मेरे पास लिखा होगा x/y, तो उसका मतलब है x/y या x/y। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में लिखा रहता है। चाहे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो, चाहे कॉलन फॉर्म में लिखा हो, चाहे आपको वर्ड फॉर्म में लिखा हो, ये रेशो को लिखने का तरीका है। फिर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि एक रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि रेशो को उसके जो भी दो नंबर हैं उनके जीसीडी से डिवाइड कर देना है। जीसीडी माने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर माने एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हम पढ़ चुके हैं। तो दो जो नंबर्स हैं उनके एचसीएफ से आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो जो रेशो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, देखो 12:18 का आपको रेशो दिया है 12:18 का। अब 12 और 18 का आपके पास एचसीएफ क्या होता है? भाई 12 और 18 का एचसीएफ होता है 6, तो इनका जो एचसीएफ है दोनों का वो होता है 6, तो दोनों को 6 से डिवाइड कर दो। 12/6 2, 18/6 3, तो इनका सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? इनका सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो हमें कैसे मिलता है? सिंपलेस्ट रेशो मिलता है हमें एचसीएफ से डिवाइड करके। जैसे मान लो मेरे पास रेशो है 4:3। अब इनका तो एचसीएफ 4 और 3 का एचसीएफ होता है 1, तो इनको ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है, इसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका एचसीएफ है ही 1, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे लिखा जाता है? आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो दोनों नंबर्स को, तो जो रेशो बनेगा वो सिंपलेस्ट रेशो होगा। सिंपल। फिर इसके बाद आपके पास है कि भाई प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है? रेशो का मीनिंग तो हमें समझ आया।
अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। तो दो रेशियोज को जब इक्वल करना है तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। जैसे मान लो x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो इसका मतलब है ये एक प्रोपोर्शन है, ये एक प्रोपोर्शन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशो y इज इक्वल टू a रेशो b, और इसी को फर्दर ऐसे भी लिखते हैं x रेशो y और यहाँ पे 2 बार डॉट्स लगा दिए a रेशो b। तो ये सारे प्रोपोर्शन को लिखने के तरीके हैं। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उनको हम कहते हैं वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फिर इक्वल रेशियोज को प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे बात की गई है और इसको हमने देख लिया। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये एक प्रोपोर्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और आपको अगर प्रोपोर्शन दें, आपने लिखा 3/6, भाई 3/6 लिखा, और एक आपने लिखा मान लो 5/10। अब ये दोनों प्रोपोर्शन है भाई। 3/6 को भी अगर आप कट करोगे, देखो 1 2, ये भी 1/2 है, और इसको भी कट करोगे तो ये भी क्या आएगा 1/2, ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब है जो 3/6 है दैट इज इक्वल टू 5/10। ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/6 इज इक्वल टू 5/10। ये एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है भाई, आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे ये। तो ये आमने सामने वाले जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका होता है कि आपके पास एक फॉर्मूले की तरह इसको याद रखा जाता है, कई लोग रखते हैं याद, कि प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? मीन्स और एक्सट्रीम्स का मतलब है कि जैसे हमारे पास मान लो ये है a रेशो b प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के लिए या तो इक्वल टू लगाते हैं या ये डबल डॉट लगाते हैं, c रेशो d। जो लास्ट में लिखे होते हैं, जो ये लास्ट में लिखे हुए हैं जैसे a और d, जो एंड पॉइंट पे लिखे हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और जो ये बीच में लिखे होते हैं, सेंटर में लिखे होते हैं, इन बिटवीन लिखे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मीन्स। तो बीच वालों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच वालों को मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी। तो एंड वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। कहाँ से आती है वो चीज़? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही निकल के आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है ये, इससे हमारे पास कई बार जल्दी क्विकली हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। फिर आगे अगर हम चलें तो आगे हमारे पास प्रोपोर्शन इन एक्शन, माने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे स्केलिंग रेसिपीज, आपको रेसिपी स्केल करनी है कि 2 कप हैं, 2 कप इम्प्लाइज 12 कुकीज़, कि 2 कप में आपके 12 कुकीज़ आते हैं। तो फिर आपसे पूछें कि 4 कप में कितने कुकीज़ आते हैं, तो ये आपको अगर आपने ना भी पढ़ा हो रेशो तो यूनिटरी मेथड से भी पता चल जाएगा। मान लो 2 कप में 12 कुछ भी चीज़ आती है, 12 थिंग्स आती हैं, ठीक है, 12 कुकीज़ दी हुई, 12 थिंग्स आती हैं। तो भाई 4 कप्स में कितनी आएंगी? तो 4 कप्स में इसकी डबल आ जाएंगी, 24 आ जाएंगी, ठीक है। ये हमें डायरेक्टली भी समझ आ जाता है और रेशो की हेल्प से भी हम इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। स्केल करने का क्या मतलब है कि आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे कि भाई ठीक है, अगर आपको इसको समझना है 2 कप्स इम्प्लाइज 12 कुकीज़, तो आपको बोला कि फिर 4 कप्स इम्प्लाइज x कुकीज़, तो आपको बोला इसको निकालो। तो कुछ नहीं, आप रेशो कर दो दोनों का, कप का कप से रेशो कर दो और कुकीज़ का कुकीज़ से रेशो कर दो। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12। तो यहाँ से आप इजीली x को निकाल लोगे, जो कि आ जाएगा 24, क्योंकि बेसिक तो कैलकुलेशन तो हम सीख चुके हैं। आप
जैसे मैप स्केल करने होते हैं, मैप्स को स्केल अप करना होता है तो उसमें भी हमारा काम आता है। अच्छा, मैप्स को अगर स्केल अप करना है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैप देखो, मैप तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैप पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखो 10 किलोमीटर को, क्योंकि मैप तो छोटे होते हैं ना और फिजिकल डिस्टेंसेस तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो अगर किसी मैप पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर, अगर किसी मैप पे 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 किलोमीटर को, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर होगा, लेट से वो रिप्रेजेंट करता है x किलोमीटर को। तो बोले x निकालो, तो कुछ नहीं, रेशो कर दो आप, 1/5 इज इक्वल टू 10/x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 50। माने 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेशो हमारी इन सब चीज़ों में हेल्प करता है और बहुत ही पावरफुल टूल है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। मैथ्स का बहुत ही पावरफुल टूल है, साइंस सब्जेक्ट्स में तो इसका बहुत ही यूज़ है, चाहे आपका मैथ है चाहे आप और चीज़ पढ़ते हो कोई। स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या मतलब है कि आपके पास जैसे ऐसे लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू B/C, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं कई बार A/B और डबल डॉट B/C, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो इस इधर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कई बार आपको पेपर में सवाल आता है कि भाई मीन प्रोपोर्शन निकालो, क्या निकालो, मीन प्रोपोर्शन निकालो, 2 नंबर हैं उनका मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन का मतलब आपको यहाँ पर देखो क्या मतलब होता है, b की वैल्यू, मिडिल टर्म जो b होती है, ठीक है, मिडिल टर्म जो b होती है उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू B/C, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, भाई जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, एक्सट्रीम्स वालों को मल्टीप्लाई करो, A इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो बीच वाले हैं उनको मल्टीप्लाई किया, B इंटू B स्क्वेयर। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, स्क्वेयर हटाओगे तो दूसरी साइड लगता है स्क्वेयर रूट, तो A इंटू सी। तो जो मीन प्रोपोर्शन है, माने बीच वाली जो टर्म है, उसको कैसे निकालते हैं, B इज इक्वल टू रूट AC। तो कई बार एक नंबर का कंपटीशन में आपको सवाल आ जाता है कि भाई 2 नंबर हैं आपके पास, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 8, बताओ इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई इनका मीन प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, तो जो कि आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि निकल के आएगा 4, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर्स का निकालने का मतलब है रूट करके उनका प्रोडक्ट कर देना है। और खैर याद रखने वाली कोई खास चीज़ नहीं है, हमें सीधा सीधा समझ आता है कि रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, या तो क्या करना होता है, जो एक्सट्रीम्स वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इक्वल टू जो बीच वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। फिर हमारे पास दूसरी जो चीज़ आती है इसी रेशो में, दूसरी जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन माने C की वैल्यू, यहाँ पर देखिए थर्ड प्रोपोर्शन माने C की वैल्यू। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा रेशो दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू B/C और आपको बोले थर्ड प्रोपोर्शन माने C की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और यहाँ से C की वैल्यू निकालोगे, C A जो है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, B²/A। तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में दे के रखा है कि भाई आप क्या करो, 4 एंड, आपके पास एक नंबर 4 है और आपको बोला 4 एंड 2 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आप बोलोगे इनका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है। तो आप बोलोगे B² डिवाइडेड बाई A, माने 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया 4/4 विच कम्स आउट 1, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन माने C की वैल्यू, तो वो भी आप कैसे निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। कई बार ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सारी चीज़ आ जाएगी। आप ऐसे A/B इक्वल टू B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, A इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू B² और यहाँ से C की वैल्यू आ गई B² डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। फिर आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन आती है। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शन माने D की वैल्यू, तो फिर हमें ABCD, मान लो 4 नंबर है, 3 नहीं है, अब हमारे पास 4 नंबर है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कब निकलेगी, जब हमारे पास क्या है, A/B इज इक्वल टू C/D
डी। तो अब आपको डी निकालना है, ठीक है, टर्म डी निकालनी है। तो क्या करोगे आप, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां से आपका डी निकल जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए, बी सी डिवाइडेड बाई ए, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिख के, कि ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, और यहाँ से आपने d निकाल लिया। तो ये भी एक ही बात है, बी सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मान लो 4 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला उसका 4th प्रोपोर्शन निकालो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। फिर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, इसका बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी आप आगे चीज़ें पढ़ते हो उनमें बहुत यूज़ होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है एज वन ग्रोथ सो डज द अदर, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घटती है। कि इसका मतलब है अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भाई इसको लिखने का तरीका होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे इसको लिखा जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब इसको इंटरप्रेट करने के फिर बड़े सारे तरीके हैं। x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका तो ये है कि भाई x1 ओवर x2 इक्वल टू y1 ओवर y2, ये एक तरीका इसको इंटरप्रेट करने का, कि x1 ओवर x2 इक्वल टू y1 ओवर y2। एक तरीका इसको इंटरप्रेट करने का ये भी है कि x ओवर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x ओवर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि भाई मोर आवर्स वर्कड इम्प्लाइज मोर मनी अर्नड, कि ज़्यादा देर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे। जैसे मान लो किसी की आर्ली वेजेस हैं 100 रुपये, कि उसको 100 रुपये मिलता है 1 घंटे काम करने का, तो 2 घंटे का 200, 3 घंटे का 300, तो इसको बोलते हैं ये एक तरह की डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आधा घंटा काम करेंगे तो 50 रुपये, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, फिर ग्राफिकली या इक्वेशन वाइज इसका मतलब होता है ये y इज इक्वल टू के एक्स, और के एक्स को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ होता है कुछ ऐसे, देखो ग्राफ होता है ये ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ बिल्कुल हमें समझ आता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू, इधर x होता है भाई और ऊपर को y होता है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू, देखो x यहाँ पे था तो y यहाँ पे, अब x यहाँ पे पहुँच गया तो y यहाँ पे, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। और y अपॉन x हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, y अपॉन x हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y अपॉन x हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो y ओवर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलवेज सेम रहता है ये, और इसका बहुत ही यूज़ है हमारे हर तरह के क्वेश्चंस में और सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको एक सिचुएशन इमेजिन हम करें कि जैसे मान लो, ठीक है, किसी आदमी को परचेज करना है कुछ, किसी आदमी को जो 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन उसको मिलते हैं 25 रुपए के। ठीक है, तो उसको अगर खरीदने 25 पेन तो वो कितने रुपीज़ के मिलेंगे, x रुपीज़ के मिलेंगे। तो अब ज़्यादा पेन माने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप क्या करोगे, 5 ओवर 25 इज इक्वल टू 25 ओवर x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आपके पास आ जाएगा 125। सॉल्व करके 101 कैंसिल हो जाएगा ना 5 से, तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, सिंपल। अच्छा, हालांकि अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना आती तो यूनिटरी मेथड से भी ये काम हो सकता था, यूनिटरी मेथड हम पढ़ चुके हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन माने जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है, श्रिंक करती है। एज वन ग्रोज द अदर श्रिंक्स, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। मान लो x बढ़ रहा है तो फिर y क्या करेगा, घटेगा। मान लो x घट रहा है तो फिर y क्या करेगा, वो बढ़ेगा। तो एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आपके पास मोर वर्कर्स हैं तो काम कम टाइम में हो जाएगा। और ऐसे सवाल मैथ में बड़े कॉमन है, काम और समय के सवाल हर तरह के पेपर में आते हैं कि अगर ज़्यादा वर्कर होंगे तो काम जो होगा कम टाइम में होगा। अगर किसी काम को करने में 5 लोगों को 10 दिन लगते हैं तो 10 लोगों को कम टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे इनवर्स प्रोपोर्शन को मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है k ओवर x, तो y इज इक्वल टू k ओवर x। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऐसे सवाल में क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो न्यूमेरिकली इसको लिखने के ये तरीके होते हैं, जैसे x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो इसीलिए आपने जब वो काम और समय वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप फॉर्मूला याद रखते हो, MDH वाला फॉर्मूला याद रखते हो ना। आप जब बोलते हो कि जितने लोग हैं m इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो आप इसलिए M1 D1 M2 D2 करते हो और वहाँ से आप अपने आंसर्स निकालते भी हो। ठीक है, हालांकि हमने अभी वो आगे आएगा किसी वीडियो में। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसे बनता है भाई? इनवर्स प्रोपोर्शन का अगर हमें ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ बनता है इसका कुछ इस तरह से। ये आपके पास होता है x और ये होता है y, और ये फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ग्राफ है। ये इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इस ग्राफ का नाम क्या होता है? इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला कुछ शेप होती है जो जब 11th में मैथ पढ़ते हैं तो उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें साफ ग्राफ में पता चलता है जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो x की वैल्यू जैसे जैसे इधर आगे को बढ़ रही है, y की वैल्यू वैसे वैसे कम होती है। इसको इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ देख लिए हमने। ठीक है, फिर उसके इक्वेशंस भी देख लिए। विजुअलाइजिंग वेरिएशन। अच्छा, विजुअलाइजिंग माने ग्राफ की बात कर रहा है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद कांस्टेंट स्लोप। क्या मतलब है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो जो आपका x वर्सेस y का ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपका ग्राफ होता है y इज प्रोपोर्शनल टू x विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू kx। इसका ग्राफ, इसमें स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप माने ढलान। बेसिकली आपके पास अभी ये एंगल जो है ये फिक्स एंगल है, स्लोप कांस्टेंट होता है इधर। ठीक है, और अगर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का हाइपरबोलिक कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो मैंने अभी बनाया भी था, जो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। ये x है, ये y है, तो इसका ग्राफ हमारा यूं बनता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये ग्राफ में भी फर्क होता है डायरेक्ट और इनवर्स के। डायरेक्ट वाले वेरिएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है कि भाई आप x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y1 ओवर y2। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई x1 के सामने y1, x2 के सामने y2। ये चीज़ हम यूज़ करते हैं पूरे कैलकुलेशंस में जब भी हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूज़ होती है ये चीज़। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या यूज़ होता है कि भाई x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y2 ओवर y1। इनवर्स प्रोपोर्शन माने x1 के सामने y2 आएगा, x2 के सामने y1 आएगा, एक दूसरे के उल्टे। या तो इस फॉर्म में यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इनको, या हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं x1 इंटू वाई1 इज इक्वल टू x2 इंटू वाई2। माने प्रोडक्ट सेम रहता है जैसा कि वो काम और समय वाले क्वेश्चन में करते हैं, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2।
ठीक है, तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज ये हैं हमारे पास कि भाई रेशो कंपेयर करने के काम आते हैं और प्रोपोर्शंस इक्वेट करने के काम आते हैं। ठीक बात है। ऑलवेज सिंप्लीफाई यूजिंग जीसीडी, तो आप एचसीएफ, जीसीडी माने एचसीएफ का यूज करते हुए रेशो को सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। 4 स्पेशल तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, कॉन्टिन्यूड, मीन, थर्ड, फोर्थ, वो हमने देख लिया किसको कैसे निकालना है। हालांकि हमें पता है एक ही चीज़ हमें यूज़ करेंगे उसमें, तो उसी से निकल जाएगा। क्या यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास इसे लिखा होगा ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, जब भी इस तरह से प्रोपोर्शन दिया होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनको एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको एक्सट्रीम्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और इधर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे। तो माने हम क्या करते हैं, हम करते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसी से हमारे सवाल हल हो जाते हैं। या तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे सवाल सिंपल हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इसको ऐसे लिखेंगे a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे ये निकल के आता है हमारे पास a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ऐसे भी हम कर लेते हैं। ठीक है। फिर वेरिएशन 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स को हमने देख लिया कैसे उनको समझा जाता है। तो इस पे फिर सवाल कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके एप्लीकेशंस, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं पेपर में, उनको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 28 में।